नमस्कार दोस्तों, एनिमेटेड स्टडी जोन में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम सिर्फ 10 मिनट में आर्टिकल 1 से 15 तक का सफर करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भाग 1 की, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, भाग 1 की शुरुआत होती है भारत की परिभाषा से। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अच्छा, इस एक लाइन में ही बहुत कुछ है ना? बिल्कुल, दो बहुत बड़ी बातें हैं इसमें। पहली तो देश का नाम इंडिया और भारत दोनों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात वो और भी गहरी है, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी, संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब यूनियन और फेडरेशन सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, फेडरेशन जो होता है वो आमतौर पर एक समझौते, एक एग्रीमेंट का नतीजा होता है, जैसे अमेरिका में हुआ। अच्छा। वहां अलग अलग राज्य एक साथ आए और उन्होंने एक देश बनाया। लेकिन यूनियन का मतलब है कि भारतीय संघ किसी समझौते का नतीजा नहीं है और किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहीं से वो बात आती है कि भारत एक अविनाशी संघ है जिसमें विनाशी राज्य हैं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अविनाशी संघ जिसमें विनाशी राज्य हैं। इसका मतलब देश तो कभी नहीं टूट सकता, पर राज्य टूट सकते हैं। एकदम सही। और यही बात हमें अनुच्छेद 2 और 3 पर ले आती है। अच्छा। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वो भारत के संघ में ऐसे नए राज्यों को शामिल करे जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब कोई बाहरी क्षेत्र अगर शामिल हो तो? जी। मान लीजिए भविष्य में कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे तो वो इस अनुच्छेद के तहत होगा। समझ गई। तो ये बाहरी क्षेत्रों के लिए है। लेकिन जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा हैं, उनका क्या संसद उनकी सीमाओं को बदल सकती है? और यहीं पर अनुच्छेद 3 केंद्र को जबरदस्त शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद भारत के अंदर किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है, या नाम भी बदल सकती है। हाँ, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। और तो और वो किसी मौजूदा राज्य से एक नया राज्य भी बना सकती है, जैसा हमने तेलंगाना के मामले में देखा। बिल्कुल, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद कल चाहे तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर सकती है और इसमें राज्य की मर्जी की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी। नहीं होगी। ये बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, वही तो। विरोध कर सकते हैं और करते भी हैं। प्रक्रिया यह है कि ऐसा कोई भी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में पेश हो सकता है। ठीक है। और राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। वो क्या? राज्य विधानसभा जो भी राय दे, संसद उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्य की राय को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकती है। ओह, इसीलिए इसे विनाशी राज्य कहा जाता है। एकदम। समझ गई। ये तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो संतुलन है उसे बहुत साफ दिखाता है। लेकिन इन बदलावों को करने की प्रक्रिया क्या बहुत जटिल होती है? मतलब क्या इसके लिए संविधान में बड़ा संशोधन करना पड़ता है? नहीं, और यही अनुच्छेद 4 की खूबसूरती है। अच्छा। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों की सीमाओं या नाम में किए गए बदलावों को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब? इसे ऐसे समझिए कि संविधान में बड़े जो बुनियादी बदलाव होते हैं उनके लिए विशेष बहुमत चाहिए, यानी 2/3 सदस्यों की सहमति, जो हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 4 के मुताबिक राज्यों से जुड़े ये बदलाव साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, यानी सदन में मौजूद आधे से ज्यादा लोगों की हाँ से। बिल्कुल। ये प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। तो ठीक है, एक बार जब ये तय हो गया कि भारत की जमीन क्या होगी, उसकी सीमाएं कैसे बदल सकती हैं, तो अगला सवाल था, इस भारत का नागरिक कौन होगा? खासकर 1947 के बंटवारे के उस माहौल में। यहीं से संविधान का भाग 2 शुरू होता है। जी, ये उस समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। लाखों शरणार्थी थे, परिवार बढ़ चुके थे, किसी को नहीं पता था कि कौन कहाँ का नागरिक है। तो संविधान बनाने वालों को एक शुरुआती रेखा खींचनी थी। अनुच्छेद 5 ने यही काम किया।
क्या कहा गया उसमें? उसने मोटे तौर पर कहा कि संविधान लागू होने के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को जो भी व्यक्ति भारत में स्थायी रूप से रह रहा था और कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करता था, जैसे कि या तो वो खुद यहाँ पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता यहाँ पैदा हुए हों, या वो पिछले 5 साल से यहीं रह रहा हो, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ये तो उन लोगों के लिए हुआ जो पहले से भारत में थे, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे? हाँ, उनके लिए तो विशेष प्रावधान बनाने पड़े। अनुच्छेद 6 उन्हीं लोगों के लिए था। इसमें एक कट ऑफ तारीख रखी गई थी, 19 जुलाई 1948। अच्छा, एक तारीख तय की गई? जी। नियम ये था कि जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और यहीं बस गए थे, उन्हें नागरिक मान लिया गया। जो इसके बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। समझ गई। इसी तरह अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में था जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वापस लौट आए। तो मतलब संविधान निर्माताओं ने हर तरह की स्थिति को ध्यान में रखने की कोशिश की। अच्छा, उन भारतीयों का क्या जो उस समय भारत से बाहर रह रहे थे? कई लोग तो विदेशों में बसे हुए थे। उनके लिए अनुच्छेद 8 बनाया गया। ये विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को राष्ट्र से जोड़ने का एक तरीका था। कैसे? इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, वो विदेश में रहते हुए भी वहां के भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारत का नागरिक बन सकता था। अच्छा, क्या एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद वो हमेशा के लिए होती है या कोई अपनी नागरिकता खो भी सकता है? हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 9 इस बारे में बहुत साफ है। क्या कहता है वो? ये कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ओके, और इस भाग के आखिरी 2 अनुच्छेद 10 और 11, उनका क्या रोल है? अनुच्छेद 10 एक तरह का आश्वासन है। ये कहता है कि जिसे भी नागरिकता मिल गई है वो बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 भारत की संसद को नागरिकता से जुड़े सभी मामलों पर, चाहे वो नागरिकता देने की बात हो, छीनने की या उससे जुड़े कोई भी नियम हो, उन पर कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। ओह, तो संविधान ने सिर्फ शुरुआत के लिए नियम बनाए और बाकी सब भविष्य की संसद पर छोड़ दिया? एकदम। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया था, जिसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। जी ठीक है। इस देश और इन नागरिकों के बीच का रिश्ता क्या होगा? नागरिकों को राज्य के खिलाफ क्या सुरक्षा मिलेगी? और यहीं से हम संविधान के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है। भाग 3, मौलिक अधिकार। बिल्कुल। मौलिक अधिकारों की शुरुआत एक बहुत ही तकनीकी लेकिन जरूरी परिभाषा से होती है, अनुच्छेद 12, जो राज्य यानी द स्टेट शब्द को परिभाषित करता है। राज्य की परिभाषा? जी। ये सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन ये मौलिक अधिकारों की नींव है, क्योंकि ये अधिकार हमें राज्य के खिलाफ ही तो मिले हैं। सही बात है। तो इस परिभाषा में कौन कौन शामिल है? क्या राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकारें हैं? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें भारत सरकार और संसद, सभी राज्यों की सरकारें और विधानसभाएं, नगरपालिका और पंचायत जैसी सभी स्थानीय संस्थाएं और यहाँ तक कि LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां या एजेंसियां भी शामिल हैं। अच्छा, मतलब कोई भी संस्था जो सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है वो? हाँ, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। और फिर आता है अनुच्छेद 13, जो कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। सीधे शब्दों में इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है, एक गार्ड है। एक गार्ड? जी। यह 2 बातें कहता है। पहली कि संविधान लागू होने से पहले के जो भी अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं, वो उस हद तक रद्द माने जाएंगे जिस हद तक वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। और दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भविष्य में राज्य यानी संसद या सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इन मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। अगर वो ऐसा कोई कानून बनाती है तो अदालत उसे रद्द कर देगी। तो यहीं से अदालतों को कानून की समीक्षा करने की शक्ति मिलती है, जिसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। बिल्कुल, न्यायिक समीक्षा की शक्ति की जड़ें इसी अनुच्छेद 13 में हैं। ये हमारे लोकतंत्र का एक सेफ्टी वॉल्व है। तो चलिए अब पहले अधिकार समूह पर आते हैं, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक।
ये हमारे संविधान की शायद सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है। हाँ, समानता का अधिकार इन सभी अधिकारों की नींव है। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसमें 2 बातें हैं। एक है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। कोई भी। और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। इसका अर्थ है कि एक जैसी परिस्थितियों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, तो अगला है अनुच्छेद 15। ये कहता है धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये तो बहुत सीधा और स्पष्ट लगता है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद सामाजिक समानता की नींव रखता है। यह राज्य को इन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। मतलब दुकानों, होटलों में भी? हाँ, चाहे वो दुकानों, होटलों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश की बात हो। अगले पार्ट में हम आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में।